ये पॉलिटी की सेकंड क्लास है। अब ये क्वेश्चन मैंने पहले डिस्कस कर चुके हैं, अब दोबारा तुमसे पूछ रहा हूँ। ये बताइए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? कौन सा, मतलब भारतीय संविधान में से किस अनुच्छेद में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? एससी, नेशनल एसटी कमीशन से कौन सा रिलेटेड है बताइए? इंडिया का कौन सा आर्टिकल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल नेशनल एसटी कमीशन से रिलेटेड है? 350, 343, 347, 338। 350, 343, 347, 338। इसका आंसर है 338। पहले ही बता चुका हूँ, जो नेशनल एससी कमीशन है, इसकी स्थापना पहली बात तो 1978 में हुई थी, है ना। 1978 में स्थापना हुई थी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेशनल एसटी कमीशन, नेशनल ओबीसी कमीशन, जीएसटी काउंसिल, फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, और आपका ये जितनी भी बॉडी मैंने आपको बताई है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना। अब 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 अनुच्छेद ठीक है। अगला क्वेश्चन सुन लीजिए। भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 39A को भारत के संविधान में शामिल किया गया था? ये पूछ रखा है कि अनुच्छेद 39A, पहली बात तो ये आपको ये पता होना चाहिए अनुच्छेद 39A क्या है ना, और वो किस संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कि कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में 39A आर्टिकल को शामिल किया गया था। ऑप्शन 44 अमेंडमेंट, 42 अमेंडमेंट, 41 अमेंडमेंट, 43 अमेंडमेंट। 41, 42, 43, 44, 41, 42, 43, 44। बताइए कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान में अनुच्छेद 39A को शामिल किया गया था? इसका आंसर मैं बता देता हूँ। 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से 39A को शामिल किया गया था। 39A, अब 39A एक डीपीएसपी है ना, और डीपीएसपी क्या है आप मान लीजिए, निःशुल्क कानूनी सहायता। 39A एक निःशुल्क कानूनी सहायता है। अब मैं आपको बता देता हूँ, पीछे आगे हम सारे डिस्कस करने वाले हैं। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कौन सा, छोड़ो आगे डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 368A के दायरे के बाहर संसद के दोनों सदनों को सामान्य बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? देखो, आपको पता होगा हमारे संविधान में जो संशोधन करते हैं वो आर्टिकल 368 के उससे करते हैं, 368 से करते हैं। हमारे संविधान में जो संशोधन करते हैं वो आर्टिकल 368 से करते हैं। और ये भी आपको पता होगा कि ये भाग 20 है भारतीय संविधान का, ये भाग 20 है आर्टिकल 368। परंतु हम जो सारे संशोधन करते हैं वो सारे संशोधन 368 से नहीं करते। सारे संशोधन 368 से नहीं करते। बहुत सारे संशोधन हम 368 में बोल रखा है। 368 में 2 प्रकार के संशोधन की बात की गई है कि उपस्थित और मत देने वालों का 2/3, उपस्थित और मत देने वालों का 2/3। एक पहला संशोधन तो ये हो गया कि जितने लोग आए हैं एक है ना, और जो मतलब जितने लोग आए हैं, जितने लोग उपस्थित हैं और मत देने, एक तो उपस्थित लोग, जैसे मान लीजिए 500 लोकसभा की जनसंख्या 500 मान लीजिए, एक तो मिनिमम 250 से ज़्यादा लोग होने चाहिए, मिनिमम होने चाहिए 250 से ज़्यादा लोग, मतलब मिनिमम होने चाहिए 300 लोग होने चाहिए। और मत देने वाले, और जो मत दे रहे हैं उनमें से जो मत दे रहे हैं उनका 2/3 होना चाहिए। मतलब 300 लोग आए हैं तो 200 लोग आपके सपोर्ट में मत देने चाहिए। एक संशोधन का प्रकार ये हो गया। और एक संशोधन का प्रकार है कि उपस्थित और मत देने वाले हैं प्लस में आधे राज्यों का, जो आधे राज्य हैं ना भारत में, मान लीजिए 28 राज्य हैं, 28 में से 14 राज्य आपके उस संशोधन को सपोर्ट करने चाहिए।
28 में से 14 राज्य उस संशोधन को सपोर्ट करने चाहिए। अब जो मैंने आपको बताया जिसमें राज्य आ रहे हैं, उसमें मुद्दे आते हैं जो हमारे देश के फेडरल मुद्दे हैं, जो हमारे देश के संघीय मुद्दे हैं। अब संघ के बारे में आपको पता ही है ना, जो हमारे देश के संघीय मुद्दे हैं ना, संघीय मुद्दे, उसमें वो मुद्दे आते हैं, है ना। अब जो हमारे देश के संघीय मुद्दे वो आते हैं। अब ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अब जैसे संघीय मुद्दे मान लीजिए, कौन से मुद्दे संघ से जुड़े हुए हैं? राष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा और वो राष्ट्रपति का चुनाव, और आप जीएसटी काउंसिल मान लीजिए, जीएसटी काउंसिल जिसके बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं। जीएसटी काउंसिल मान लीजिए, 7 शेड्यूल मान लीजिए, 7 शेड्यूल जिसके बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं, जिसमें शक्तियों का बंटवारा दे रखा है। आर्टिकल 246, 7 शेड्यूल 7वीं अनुसूची और आर्टिकल 246, है ना, ये मान लीजिए। और आप मान लीजिए हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट की पावर, अगर आपको उस पावर को कम करना है। राज्यसभा का है ना, और ये मान लीजिए, हाँ, ये और भी मुद्दे हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये हमारे संविधान में अगर आपको इन टोटल ऐसे 8 हैं, अगर आपको इनमें परिवर्तन करना है तो आपको आधे से ज़्यादा राज्यों से भी परमिशन लेनी पड़ेगी। उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 तो चाहिए ही, परंतु आपको आधे से ज़्यादा राज्य भी चाहिए, है ना। जब तक आधे से ज़्यादा राज्य और जो राज्य पारित करेंगे ना, इसे राज्य समान बहुमत से पारित कर देंगे, 50% से ज़्यादा के। और अगर मान लीजिए हमने 15 राज्यों को भेजा और 15 राज्यों ने पास कर दिया, तो हमें सारे राज्यों के पास भेजने की ज़रूरत भी नहीं है। अब ये दो संशोधन हमने पढ़े हैं, ये पढ़े हैं आर्टिकल 368 में। अब 368 के बाहर भी भारत के संविधान में कई प्रकार के संशोधन हैं जो 368 के बाहर हो जाते हैं, और वो सिंपल संशोधन है ना। वो संशोधन वो है सिंपल। ऐसे टोटल 14 विषय हैं, जैसे 5वीं अनुसूची हो गई, 6ठी अनुसूची हो गई, है ना, और तुम्हारा सिटीजनशिप के मुद्दे हो गए, और तुम्हारा किसी राज्य को कम बड़ा छोटा बड़ा करना हो, है ना। और मान लीजिए राज्यभाषा से संबंधित मुद्दा हो गया। ये ऐसे 14 मुद्दे हैं जो मैं आगे पढ़ेंगे। वो उसका सिस्टम है ये। अब मैंने आपको समझा दिया, आप आंसर दे देना इसका। अब इसमें बोल रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान, जो 4 प्रावधान दे रखे हैं कि जो अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर है। पहला है आधिकारिक भाषा का प्रयोग। 7वीं अनुसूची में से कोई सूची, राष्ट्रपति का चुनाव और उसकी प्रक्रिया, मौलिक अधिकार, है ना, मौलिक अधिकार, ये 4 दे दिए। अब जैसे ये 4 ऑप्शन दे दिए, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है, बोल रखा है कि इसमें से जिस मुद्दे पे हमें संशोधन करना है, उस मुद्दे पे संशोधन करने के लिए हमें आर्टिकल 368 से बाहर है। अगर हम 51% लोग भी इसके लिए रेडी हो जाते हैं तो भी ठीक है। जैसे उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 में हमें मिनिमम 56% चाहिए, और इसमें हमें 51% चाहिए, है ना। तो बताइए कौन सा है? इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है आधिकारिक भाषा का प्रयोग। क्योंकि अगर आपको मौलिक अधिकार में परिवर्तन करना है तो आपको अनुच्छेद 368 के तहत करोगे, और 368 के तहत भी ऐसा करोगे कि उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 होना चाहिए। इसमें आधे राज्यों से पूछने की ज़रूरत नहीं है। इसमें राज्यों से मौलिक अधिकार के मामले में, क्योंकि ये संघ से जुड़ा नहीं है, ये फेडरल से, मतलब ऐसा तो संघ से सब कुछ जुड़ा हुआ है, पर ये डायरेक्टली फेडरल से रिलेटेड नहीं है। तो इसके लिए इसमें आपको ज़रूरत नहीं है कि आप जाके हर राज्यों से पूछो। अब 7वीं अनुसूची डायरेक्टली हमारे फेडरल सिस्टम से जुड़ी हुई है। अगर हम किसी राज्य के अधिकार या राज्य किन विषयों पर कानून बना सकता है, अगर हम उसकी पावर छीन रहे हैं, या फिर हम उसमें कुछ बदल रहे हैं, तो वो संघ से जुड़ा हुआ है। तो इसमें 368 में ये भी 368 से तहत होगा, परंतु इसमें हमें आधे राज्यों से परमिशन लेनी पड़ेगी कि भाई तुम बताओ ये काम हम कर लें। अगर आधे राज्यों ने बोल दिया तो हाँ। जैसे जीएसटी हो गया, जीएसटी पास करने से पहले हमने आधे राज्यों से परमिशन ली थी। जीएसटी पास करने से पहले हमने आधे राज्यों से परमिशन दी थी। अगला हो गया राष्ट्रपति का चुनाव और इसकी प्रक्रिया। अगर जो राष्ट्रपति का चुनाव है, राष्ट्रपति भारत का हेड ऑफ द स्टेट है, अगर हमें इसके चुनाव और इसकी प्रक्रिया में कुछ बदलाव करना है तो हमें
ये जो परिवर्तन होगा ये 368 के तहत होगा, और इसमें उपस्थित और मध्य उपस्थित एक तो 50% से ज़्यादा लोग होने चाहिए, और इसमें आधे राज्यों से पूछने की जरूरत पड़ेगी। उपस्थित और मत देने वालों के देने के अलावा आधे राज्यों से पूछने की जरूरत इसमें पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आंसर दीजिए। किसी देश में सर्वोच्च विधायी निकाय के द्वारा लिए गए संविधान में परिवर्तन को डैश के रूप में जाना जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि भारत में, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या भारत में संविधान संशोधन कौन कर सकता है? भारत में संविधान में संशोधन कौन कर सकता है? क्या केंद्र सरकार कर सकती है? क्या राज्य सरकार कर सकती है? क्या भारत की संसद कर सकती है? या तीनों कर सकते हैं, या ऊपर वाले तीनों कर सकते हैं? क्या भारत की सरकार संविधान में संशोधन कर सकती है? क्या भारत की संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? क्या राज्य सरकार संविधान में संशोधन कर सकती है? या तीनों कर सकते हैं? बताइए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कि अगर ये बाकायदा पार्ट 3 में लिखा हुआ है, पार्ट 3। अब पार्ट 3 कौन सा है? फंडामेंटल राइट का, 12 से 35। ये बाकायदा पार्ट 3 में लिखा हुआ है, भारत के भाग 3 में लिखा हुआ है कि मौलिक अधिकारों में जो संशोधन होगा या संविधान में जो संशोधन होगा, ये केवल भारत की सरकार करेगी, भारत की संसद करेगी। आई एम सॉरी, भारत की संसद करेगी। परंतु केवल एक चीज़ को छोड़ के, अगर किसी राज्य में विधान परिषद बनानी है, तत्काल में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। जैसे केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा है ना, वैसे ही राज्यों में विधान परिषद बनती है। अगर किसी राज्य में विधान परिषद बनानी है तो उसकी शुरुआत राज्य कर सकते हैं कि भाई राज्य उसकी शुरुआत कर सकते हैं। अपने यहाँ एक सिंपल बहुमत से वो पारित कर देंगे कि भाई हमें अपने यहाँ विधान परिषद बनानी है ना। और फिर लेकिन एंड जो फैसला लिया जाएगा वो भी भारत के संसद द्वारा, एंड फैसला भारत की संसद द्वारा लिया जाएगा। पर शुरुआत कर सकते हैं राज्य, केवल इस मुद्दे को छोड़ के। अब इसके अलावा सारे मुद्दे में अगर भारत के संविधान में संशोधन होगा तो भारत की संसद करेगी। और एक कॉमन सेंस का सवाल है, अगर राज्य सरकारों को संविधान संशोधन की ताकत दे देते तो आज संविधान का मतलब खिचड़ी बन जाती, खराब हो जाता वो, है ना। अब इसमें पूछ रखा है, अगर कोई सरकार संविधान में कुछ परिवर्तन करती है, जैसे कोई सरकार संविधान में कुछ परिवर्तन कर रही है, तो वो परिवर्तन क्या कहलाएगा? कोई सरकार। और एक क्वेश्चन मैं बता दूं, भारत में इस टाइम 6 राज्यों में विधान परिषद है। एक तुम्हारी है यूपी में, एक तुम्हारी बिहार में, एक तुम्हारी आंध्र प्रदेश में, एक तुम्हारी तेलंगाना में। देखो, एक तो बिहार और यूपी में है ना, बिहार यूपी में है, और एक तुम्हारा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। कर्नाटका और महाराष्ट्र में है। अब जैसे बिहार यूपी का बॉर्डर मिल रहा है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत में तत्कालीन भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो 6 राज्यों में है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दोनों एक दूसरे से अलग हुए हैं। पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही थे। महाराष्ट्र और कर्नाटका का बॉर्डर मिल रहा है, और यूपी और बिहार। और मैं एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दूं, वेरी इंपॉर्टेंट है। जिन राज्यों में मिनिमम, मतलब अगर आपको विधान परिषद बनानी है तो आपको मिनिमम या तो 90 सीट, अगर आपको अपने राज्यों में विधान परिषद बनानी है, अगर आपको अपने राज्यों में विधान परिषद का निर्माण करना है, तो आपकी विधानसभा में, जो आपकी विधानसभा है उसमें मिनिमम या तो 90 सीट होनी चाहिए या 100 सीट होनी चाहिए। एक मिनट में आपको कंफर्म करके बता देता हूँ। मिनिमम सीटों की संख्या इस टाइम गूगल 40 बता रहा है, पर मैं आपको कंफर्म करके दोबारा बता दूँगा, है ना। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, अगर आप संविधान में कुछ परिवर्तन करते हो, और मैंने आपको ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी कि केवल विधान परिषद संविधान में संशोधन करने की ताकत किसके पास है? भारत की संसद के पास। केवल एक विषय को छोड़कर, और उस विषय की बस ये शुरुआत करते हैं राज्य, उस विषय की भी केवल शुरुआत करते हैं राज्य। एंड में जो अंतिम फैसला होता है वो लेता है संसद, विधान परिषद को लेकर, है ना। मैं बता देता हूँ, अगर आप संविधान में कुछ परिवर्तन करते हैं तो उस परिवर्तन को क्या कहेंगे? नया संविधान सभा, परिवर्तन संविधान या संवैधानिक संशोधन? वेरी इजी क्वेश्चन है। अगर कोई देश की सर्वोच्च अगर संविधान में कुछ परिवर्तन करते हैं, कुछ जोड़ते हैं या कुछ घटाते हैं,
तो उसे क्या कहा जाएगा? नया संविधान, संविधान सभा, संवैधानिक संशोधन या परिवर्तित संविधान? बताइए। इसका आंसर है संवैधानिक संशोधन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बताइए, अनुच्छेद 368 वर्णित है। अनुच्छेद 368 में क्या बोल रखा है? ये 2017 में पूछ रखा है, ये मैंने आपको 50 बार बता दिया अब तक। अनुच्छेद 368 में क्या बोल रखा है? आपातकाल की घोषणा, विशिष्ट परिस्थितियों में मौलिक अधिकार का स्थगन, न्यायालय द्वारा रिट जारी करने की शक्ति, संविधान संशोधन की संसद शक्ति। क्या न्यायालय के रिट की बात कर रखी है? क्या संविधान संशोधन की बात कर रखी है? क्या विशेष परिस्थिति में मौलिक अधिकार के स्थगन की बात कर रखी है? या आपातकाल घोषणा की बात कर रखी है? बताइए, अनुच्छेद 368 में क्या बोल रखा है? वेरी सिंपल क्वेश्चन। अनुच्छेद 368 भारत का संविधान संशोधन से रिलेटेड है। इसका ये भाग 20 है, भाग 20 है। न्याय विशेष परिस्थितियों में मौलिक अधिकार का, अब मैं आपको बता देता हूँ। आपातकाल की घोषणा 300, ये भाग 18 में है, और ये 352 से लेकर 360 तक है। ये 352 से लेकर 360 तक है। न्यायालय द्वारा रिट के बारे में आर्टिकल 32 है, जो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है, जो भारत का मौलिक अधिकार में आता है। 226 है, जो रिट जारी करने की पावर हाई कोर्ट को देता है। और विशेष परिस्थितियों में मौलिक अधिकार का स्थगन की ताकत आर्टिकल 358 एंड 359 में है। आर्टिकल 358 एंड 359 में है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ये भी PYQ है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई? किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई? किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई? 65वां, 69वां, 72वां या इनमें से कोई भी नहीं? 65, 69, 72, 65, 69, 72 या इनमें से कोई भी नहीं? बताइए। इसका आंसर है 69, 1991 में 69वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1919। अब ये पूछ लेगा कि अब पहले संविधान संशोधन पूछ लिया, अब पूछ लेगा कब हुई थी। अब आप बोल देना भाई 1991 में हुई थी, आप बोल देना 1991 में हुई थी। दिल्ली को केंद्र शासित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में विशेष दर्जा दिया गया था। दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन NCR, जो नेशनल कैपिटल रीजन है तभी तो उसे NCR बोलते हैं, उसके रूप में दर्जा दिया गया था। NCR, नेशनल कैपिटल रीजन, है ना। राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी PYQ है। सबसे पहले किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? बहुत इजी क्वेश्चन है। मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था? बताइए। और मैं आपसे एडिशनल क्वेश्चन पूछता हूँ, है ना। चलो पहले ये बताइए, 40वें में, 41वें में, 43वें में, 42वें में, 40, 41, 43, 42, 40, 41, 43, 42? बताइए। इसका आंसर है 42nd अमेंडमेंट। और आप बता दीजिए। और ये बता दीजिए, कौन सी समिति की सिफारिश के आधार पर बोला गया था? कौन सी समिति की सिफारिश के आधार पर बोला गया था? दिलीप सिंह भूरिया, काका खेलकर, BP मंडल या स्वर्ण सिंह? दिलीप सिंह भूरिया, काका केलकर, स्वर्ण सिंह या फिर BP मंडल? कौन सी समिति की सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया था? दिलीप सिंह भूरिया, काका केलकर या स्वर्ण सिंह या फिर BP मंडल? बताइए, है ना। बताइए। इसका आंसर है स्वर्ण सिंह। अब जैसे इसमें बोला था कि सबसे पहली बार मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? सबसे आखिरी बार मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? ये मैं क्वेश्चन अपनी तरफ से बना रहा हूँ। सबसे आखिरी बार मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? 83, 87, 86, 84? 83, 87, 86, 84? 83, 87, 86, 84? बताइए। इसका आंसर है 86
86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें एजुकेशन के बारे में बोल रखा है कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य 6 से लेकर 14 साल के बच्चों तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ये इकलौता ऐसा संविधान संशोधन है, ये भारत के इतिहास में इकलौता ऐसा संविधान संशोधन है जिसने फंडामेंटल राइट, जो हमारा फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 21A है वो इसके तहत जोड़ा गया था। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21A इसके तहत जोड़ा गया था। और तुम्हारा वो और जो भारत के संविधान में DPSP है आर्टिकल 45, उसकी भाषा में परिवर्तन किया गया था। DPSP में परिवर्तन किया गया, DPSP की भाषा में परिवर्तन किया गया। नया आर्टिकल नहीं जोड़ा, बस भाषा में परिवर्तन कर गया। फंडामेंटल राइट में तो एक नया आर्टिकल ही जोड़ दिया, आर्टिकल 21A। और तुम्हारा मौलिक कर्तव्यों में एक मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया कि माँ बाप का काम है अपने बच्चों को पढ़ाना। ठीक है ना। अब मैं अगला पूछता हूँ। संविधान 42वां संविधान संशोधन 1976 में भाग 11 में, ये भी तुम्हारा PYQ है। बहुत इजी क्वेश्चन है कि ये पिछले क्वेश्चन का ही आंसर है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में भाग 4A में नागरिकों के लिए एक नया नियम संग्रह पेश किया गया। डायरेक्टली पूछ रखा है भाग 4A में क्या है। भाग 4A में क्या है जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। मौलिक अधिकार, निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य या मौलिक सिद्धांत जैसी कोई चीज़ है नहीं भारतीय संविधान में। मौलिक अधिकार, निर्देशक तत्व या मौलिक कर्तव्य, बताइए क्या जोड़ा गया था या भाग 4A में क्या है, या भाग 4A में क्या है। और वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में क्या जोड़ा गया था, बताइए। मैं बता देता हूँ, आपको तो पता ही होगा। मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। अब मैं ये पूछ सकता हूँ कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हमने किस देश से लिए हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हमने किस देश से लिए हैं। UK, साउथ अफ्रीका, USA, फ्रांस। UK, साउथ अफ्रीका, USA, फ्रांस। मौलिक अधिकार किससे लिए हैं हमने, बताइए क्या आंसर है। इसका आंसर है USA। अब ये बताइए, मौलिक कर्तव्य भारत ने कौन से देश से लिए हैं। फ्रांस, इंग्लैंड, आयरलैंड या नीदरलैंड। फ्रांस, इंग्लैंड, आयरलैंड, नीदरलैंड, बताइए किससे लिए हैं। बताइए, फ्रांस, इंग्लैंड, आयरलैंड या नीदरलैंड, किससे हमने नीति निर्देशक सिद्धांत लिए हैं। बताइए किससे हमने नीति निर्देशक सिद्धांत लिए हैं, बताइए। इसका आंसर है आयरलैंड। चलो एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ। दुनिया में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर मौलिक कर्तव्य जैसी संकल्पना है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर मौलिक कर्तव्य जैसी संकल्पना है। या फिर कौन से देश में मौलिक कर्तव्य पाए जाते हैं, कौन से देश में मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। ये मान लीजिए आप, इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में, USA में, रशिया में या सोवियत में। इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, USA, सोवियत। 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 कौन से इसमें से, निम्नलिखित में से कौन से देश में मौलिक कर्तव्य है। इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, USA, सोवियत, बताइए। इसका आंसर है सोवियत। अब मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूँ। निम्नलिखित में से कौन से लोकतंत्र में मौलिक कर्तव्य पाए जाते हैं। या एकमात्र कौन से लोकतंत्र में मौलिक कर्तव्य पाए जाते हैं। जापान, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान। जापान, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान। आंसर है जापान। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा हूँ। देखिए, जिस क्वेश्चन के बारे में हमने डिस्कस करा था ना अभी, जिस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको बताया था कि सबसे आखिरी मौलिक कर्तव्य कौन सा जोड़ा गया था, उस क्वेश्चन से रिलेटेड अब क्वेश्चन आ चुका है। भारतीय 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार डैश वर्ष की आयु के बच्चे को, मतलब कितने 86वें संविधान संशोधन में
जो जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें भारत में, जो मैंने आपको बताया था कि इसने मौलिक कर्तव्यों में भी परिवर्तन किया, इसने सब फंडामेंटल राइट में भी परिवर्तन किया, इसमें डीपीएसपी में भी परिवर्तन किया, इसमें हमारा एक नया फंडामेंटल राइट जोड़ दिया, आर्टिकल 21 से एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया, आर्टिकल 11 और जो डीपीएसपी है उसकी भाषा बदल दी, जो आर्टिकल 45 है डीपीएसपी उसकी भाषा में परिवर्तन कर दिया। तो इसमें जो ये 86वां संविधान संशोधन अधिनियम है, इसमें कितने वर्ष के बच्चों की पढ़ाई के बारे में बात की गई है। मतलब माँ बाप का जो माँ बाप का मौलिक कर्तव्य है, जो मौलिक कर्तव्यों में 11वां कर्तव्य है, जो भाग 4A में है, उसमें कितने बच्चों, मतलब कौन सी वर्ष के बच्चों तक की पढ़ाई की बात की गई है। में पहला ऑप्शन 5 से 18, दूसरा ऑप्शन 6 से 14, तीसरा ऑप्शन 6 से 18, चौथा ऑप्शन 4 से 14। अगर आपने सही से सुना होगा तो मैंने इसका आंसर पहले दे दिया था, 5 से 18, 6 से 14, 6 से 18, 4 से 14। बताइए क्या आंसर है इसका। इसका आंसर है 6 से 14, 6 से 14। अगला क्वेश्चन बताइए, भारतीय संविधान में किस भाग में संशोधन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। कितना इजी क्वेश्चन है, थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ऑलमोस्ट पाँच क्वेश्चन पहले डिस्कस किया था हमने ये क्वेश्चन। जो संविधान संशोधन प्रक्रिया है, पूरा PYQ रिपीट है। जो संविधान संशोधन प्रक्रिया है वो कौन से भाग में बताई गई है, कौन से भाग में बताई गई है, कौन से भाग में बताई गई है। भाग 15, भाग 16, भाग 20, भाग 10। भाग 15, भाग 16, भाग 20, भाग 10। भाग 15, भाग 16, नहीं सॉरी, भाग 20, भाग 15, भाग 21, भाग 20, भाग 10। 15, 21, 20, 10। बताइए आंसर क्या है इसका। इसका आंसर है भाग 20। अनुच्छेद 368 में बात की गई है ना, डिस्कस कर चुके हैं, अच्छी तरह समझा दिया था। अनुच्छेद 368 में बात की गई है ना। अब भाग 10 है, भाग 10 वो SC वो ST वो SC एरिया के लिए है, वो ST एरिया के लिए है भाग 10। भाग 12 वो वित्त संपद, छोड़ो आप। भाग 14 वो UPSC वाला है, मतलब भाग 14 UPSC वाला है। भाग 14A ट्रिब्यूनल वाला है। भाग 15 वो निर्वाचन वाला है। भाग 15 किसका है, निर्वाचन वाला। भाग 15 किसका है, निर्वाचन वाला। भाग 15 किसका है, निर्वाचन, जिसमें इलेक्शन कमीशन की बात की गई है 324 से लेकर 330 का। भाग 20 किस और भाग 10 किस में है, ST एरिया वाला। भाग 10 किस में है, ST एरिया वाला। अगला क्वेश्चन, इसका तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा। भारतीय संविधान के 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया। रिपीट हो रहा है PYQ। मौलिक कर्तव्य कौन सी साल में जोड़ा गया, जो मैंने आपको बता दिया था। मौलिक कर्तव्य है, जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, जो लेटेस्ट मौलिक कर्तव्य है, वो कौन सी साल में जोड़ा गया। 2000 में, 2002 में, 2001 में, 2003 में। और मैं आपसे आगे मैं बता रहा हूँ कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद में इसमें परिवर्तन किया गया। कौन से